हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मौर्य एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। गाइस, मौर्य एजुकेशन के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना सेकंड पार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का, चैप्टर नंबर 4 औद्योगिक विकास की रणनीति। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है वो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप नीचे जाके देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि अगर मेरी कोई नई एजुकेशन वीडियो आती है तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगी। तो गाइज़, बिना समय गवाते हुए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर जो है थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारा, कह रहा है कि सन 1956 की औद्योगिक नीति राज्य की प्रमुख भूमिका का घोषणा पत्र, यानी कि सन 1956 में कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, उसके तहत क्या क्या किए गए थे, इसके बारे में यहाँ जानेंगे और राज्य की क्या भूमिका रही। तो कहा जा रहा है कि सन 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा इस बात की स्पष्ट घोषणा की गई थी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सरकार की प्रमुख भूमिका होगी, यानी कि सरकार उद्योगों को स्थापित करने में सबसे ज़्यादा योगदान देगी। इस नीति द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, यानी कि इस नीति के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना स्थापित की गई थी और यह सामाजिक न्याय तथा समृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित हुई थी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सन 1956 की औद्योगिक नीति के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि 1956 में कौन कौन सी औद्योगिक नीति अपनाई गई थी, उसकी मुख्य विशेषता क्या थी वो समझ रहे हैं यहाँ पे हम। तो पहला है उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया, यानी कि उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया। पहला, वे उद्योग जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के रूप में किया जाएगा, सार्वजनिक यानी सभी के लिए। दूसरा, वे उद्योग जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के उद्यमों के रूप में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएंगे, यानी कि निजी क्षेत्र इसमें सिर्फ मालिका एक तरीके से कार्य करते हैं, निजी क्षेत्र कार्य करता है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन होता है वो सरकार का चल रहा होता है, मिलीजुली होती है एक तरीके की ये। ठीक है, इस श्रेणी के नए उद्यम केवल सार्वजनिक क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट जो हमारा तीसरा कह रहा है कि 1 और 2, यानी कि पहले और दूसरे श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्र क्या होते हैं? निजी क्षेत्र वे होते हैं जो कुछ बड़े साहूकार होते हैं या जिनके पास अधिक पैसा होता है, वो लोग कुछ ना कुछ नए नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। उससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है औद्योगिक लाइसेंसिंग। निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार ने लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया। लाइसेंसिंग नीति के पीछे मूल विचार देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहित करना था और ऐसा क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया, यानी कि एक क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी लाइसेंसिंग दिया गया। और लाइसेंसिंग होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी उद्योग स्थापित होते थे वो बाकायदा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होते थे या फिर सरकार से रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत हुआ करते थे। कह रहे हैं कि एक नए उद्योग को स्थापित करने के लिए न केवल लाइसेंस लेना जरूरी था, बल्कि चालू उद्यमों को अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक था और इस प्रकार संसाधनों का आवंटन विभिन्न उपयोगों के नियमित किया जाने लगा और इसका अधिकेंद्र सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना था, ना कि निजी लाभ। यानी कि जो ये नई नीति जो लाइसेंसिंग लाया गया था, लाइसेंसिंग के तहत क्या किया गया कि अगर आपको नए उद्योग स्थापित करने हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर आपको अपने उत्पादन की क्षमता बढ़ानी है, यानी कि आप पहले कुछ और माल उत्पादित करते थे क्वांटिटी में और अब आप ज़्यादा क्वांटिटी में माल उत्पादित करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसका ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया ताकि नए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो सकें और जिससे क्या हो, सामाजिक कल्याण हो सके, ना कि निजी लाभ। हमारा अगला टॉपिक है, इसमें कह रहे हैं कि औद्योगिक रियायतें। देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु निजी उद्यमों को कई प्रकार की रियायतें प्रदान की गई। अब ये रियायतें क्या होती हैं? रियायतों का मतलब यहाँ पे उनको छूट देना ताकि वो उद्योग खोल सकें। ठीक है, जैसे कर अवकाश, यानी कि टैक्स माफ़ कर देना, कुछ महीनों के लिए टैक्स माफ़ करना या कुछ समय के लिए टैक्स माफ़ कर देना। तो इससे क्या होता था, लोग उद्योग स्थापित करने के लिए सहानुभूति उनको मिल जाती थी। रियायती दरों पर बिजली आपूर्ति कराना, यानी कि कम से कम दरों पर कम से कम पैसों में बिजली प्रोवाइड करवाना, क्योंकि उद्योगों को बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। औद्योगिक लाइसेंसिंग की नीति की भांति औद्योगिक रियायतों
का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को प्रोत्साहित करना था। यानी कि ये जो नीतियाँ अपनाई गई थी ये क्यों अपनाई गई थी, ताकि सभी क्षेत्रों में समान प्रकार से उद्योगों की स्थापना की जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सके। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा चौथा टॉपिक है, इसमें कह रहे हैं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास रोज़गार तथा साम्य के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने का एक नीति उपकरण। इसमें इसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला कह रहे हैं कि आधारिक संरचना की सुविधाओं को सृजित करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योग का विकास करना। अब बड़े पैमाने के उद्योग कौन से? जैसे लोहा इस्पात हो गया, परिवहन तथा संचार, ये हमारे बड़े पैमाने के उद्योग हो गए। ठीक है। अब सामाजिक न्याय के अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजित करने के लिए छोटे पैमाने का उद्योगों का विकास करना। अब छोटे पैमाने के उद्योग कौन से? लघु और कुटीर उद्योग हमारे हो गए। ठीक है। अब छोटे पैमाने के उद्योग होते कौन से हैं? अब यहाँ बता रहे हैं। कहना छोटे पैमाने का उद्योग वह उद्योग होता है जिसमें 5 करोड़ से अधिक की पूंजी का निवेश नहीं होता है। यानी इसमें 5 करोड़ से नीचे की पूंजी का निवेश होगा, हम बोलेंगे छोटे पैमाने का उद्योग। और नियोजन के आरंभ में कि जब ये नियोजन का आरंभ नहीं किया गया था 1951 में, उस समय उस उद्योग को छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता था जिसमें 5 लाख से अधिक का निवेश नहीं किया जाता है। यानी कि 1951 की बात बता रही हैं कि जब 5 लाख से अधिक का निवेश नहीं किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? छोटे पैमाने का उद्योग कहते थे। अब नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु छोटे पैमाने के उद्योगों की भूमिका कार्य समिति ने 1955 में रेखांकित की थी और इस समिति ने निम्नलिखित तीन मुख्य विशेषताओं के रूप में छोटे पैमाने के उद्योगों को महत्व में बदल दिया। अब एक कार्य समिति होती क्या है? कह रहे कार्य समिति होती है ग्राम के छोटे पैमाने के उद्योगों की समिति भी इसे कहा जाता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे मोटे जो समिति बनाती हैं, जो वो बनाए जाते हैं जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं? कार्य समिति। यानी कि जो रूल और रेगुलेशन वगैरह बनाती हैं उद्योगों के लिए। तो कह रहे हैं इनको 3 मुख्य विशेषताओं में बांटा गया। छोटे पैमाने के उद्योगों को 3 मुख्य उद्देश्यों में बांटा गया। वो क्या है? नीचे पढ़ते हैं हम। छोटे पैमाने के उद्योग की 3 मुख्य विशेषताएं। तो पहली विशेषता है छोटे पैमाने के उद्योग श्रम गहन तथा इस कारण रोजगार परक होते हैं। कह रहा है कि श्रम गहन के कारण क्या होते हैं? ये रोजगार परक होते हैं, यानी कि इसमें श्रम ज़्यादा मिलता है, इससे रोजगार भी अधिक होता है। कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योग सामान्यतः श्रम गहन जबकि बड़े पैमाने के उद्योग पूंजी गहन होते हैं। श्रम गहन का मतलब होता है श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना। पूंजी गहन का मतलब होता है कि मशीनों का इस्तेमाल करना। कह रहा है कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए छोटे पैमाने का उद्योग पूंजी की अपेक्षा श्रम का अधिक प्रयोग करता है, यानी कि मशीनों की अपेक्षा मजदूरों से ज़्यादा काम करवाता है। इसके विपरीत एक बड़े पैमाने का उद्योग श्रम की अपेक्षा पूंजी पर अधिक बल देता है। यानी कि जो बड़े पैमाने का उद्योग होगा वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें काम करती हैं लोगों के मुकाबले, यानी कि मजदूरों के मुकाबले। छोटे पैमाने में हम मजदूरों से काम इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें सीमित मात्रा में उत्पादन करना होता है। ठीक है। अंग्रेजी सरकार से हमें एक ऐसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जिसमें पूंजी की कमी लेकिन श्रम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया गया था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो हमारे आयोजकों ने बिल्कुल ठीक सोचा था कि अगर हमें पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है तो छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना चाहिए, क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं वो श्रम बल पर अधिक ध्यान देते हैं, उससे पूर्ण रोजगार हमें प्राप्त हो जाएगा। ओके। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योग में स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है, अतः समान तापकर होते हैं। इसके बारे में समझते हैं कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बड़े पैमाने के उद्योग जैसे भिलाई स्टील, राउरकेला स्टील को प्राय कच्चे माल के स्रोत के निकटतम स्थापित किया जाता था। यानी कि इन कंपनियों को या इन फैक्ट्रियों को हमेशा ऐसी जगह स्थापित किया जाता है जहाँ पे कच्चा माल आसानी से मिल सके, क्योंकि इन्हें कच्चे माल की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और इन्हें दूरी से लाने में परिवहन की लागत बहुत बढ़ जाती है। अगर हमें दूर से लेकर आएंगे तो परिवहन की लागत क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके विपरीत छोटे पैमाने के उद्योग में स्थापना निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है, अतः ये उद्योग समानता परक होते हैं तथा
संतुलित क्षेत्रीय समृद्धि में योगदान देते हैं। यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें कच्चे माल की ज़्यादा आवश्यकता, इन्हें कम आवश्यकता होती है और इनमें ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि ये सीमित मात्रा में उत्पादन करते हैं। कि जो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना होता है और उन्हें कच्चे माल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे, छोटे पैमाने के उद्योग को अल्प निवेश की आवश्यकता होती है, अतः ये साम्य परक होते हैं। साम्य परक का मतलब होता है जिसका तात्पर्य समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य समानता से होता है, यानी कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समानता लेकर आना। कह रहे हैं बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों को कम मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है, तदनुसार इसके कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता है, ठीक है, बल्कि इसके द्वारा समाज के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समानता का बढ़ावा मिलता है, यानी कि समाज के बीच में जो मतभेद होता है वो खत्म हो जाता है। बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों में प्रति इकाई निवेश के फलस्वरूप अधिक रोजगार उत्पन्न होता है। अगर छोटे पैमाने में हम क्या करें, छोटे पैमाने अगर हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उत्पन्न होता है और इस कारण साम्य को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। साम्य का मतलब होता है संतुलन, ठीक है, संतुलन को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगला इसके आगे है 1950 से 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं तथा इसके अच्छे और बुरे प्रभाव, इसके बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक उद्यमों को एक केंद्रीय भूमिका निभानी थी। दूसरा पॉइंट है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में निजी उद्यमों को केवल द्वितीयक भूमिका निभानी थी और वह भी परमिट लाइसेंसिंग राज के अंतर्गत यह प्रणाली थी और जिसके अंतर्गत निजी उद्यमों को अपने संस्थान के लिए लाइसेंस प्राप्त करना था, यानी कि संस्थान को खोलने के लिए आपको लाइसेंस जरूरी चाहिए और अधिकतर मामलों में वस्तुओं का उत्पादन क्षमता की एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना था, यानी कि जो आपने एक उत्पादन क्षमता लाइसेंस के थ्रू ले रखी है आपको उतना ही उत्पादन करना पड़ेगा। आप उससे अधिक अगर करेंगे तो दोबारा आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिकरण की प्रक्रिया, तीसरा पॉइंट है सॉरी, औद्योगिकरण की प्रक्रिया आयात प्रतिस्थापन पर केंद्रित थी। इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जानी थी जो शेष विश्व से आयात की जाती है, यानी कि जो बाहर देशों से हम मंगवाते हैं ना, उन वस्तुओं को अधिक से अधिक उत्पादन करना। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता तथा विदेशी विनिमय की मितव्यय प्रयोग को प्राप्त करना था। यानी कह रहा है इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा करें तो हमारा जो देश होगा वो आत्मनिर्भर हो जाएगा क्योंकि हमें अन्य देशों से वस्तुओं को खरीदना नहीं पड़ेगा, वो सारी वस्तुएं हमारे देश में उपलब्ध हो जाएंगी। चौथा पॉइंट है जहाँ तक संभव हो विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए, यानी कि जो विदेशी प्रतियोगिता यह है कि विदेशों की चीज़ें अगर हमारे यहाँ आएंगी तो अगर वो सस्ती होंगी तो हमारे लोग उनकी मांग करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए अधिक से अधिक हमारे उद्योगों ने ऐसा करा कि जो विदेशों से हम माल मंगवाते थे वो माल अपने यहाँ ही उत्पादन कर देना। इससे क्या होगा कि हमें विदेशों से माल मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और विदेशी प्रतियोगिता भी समाप्त हो जाएगी। इसका ए पॉइंट है आयातों पर भारी आयात शुल्क लगाया जाना, यानी कि जो आयात किए जाते थे उस पर क्या है भारी आयात शुल्क लगा देंगे तो आयात कम हो जाएगा। आयात का कोटा निर्धारित किया जाना, यानी कि जितना आयात होगा उसका एक कोटा निर्धारित कि इतना ही आप आयात कर सकते हो जाना था। और यह महसूस किया गया कि संरक्षण द्वारा घरेलू उद्योग के विकास की गति तीव्र हो गई, यानी कि इस तरीके से क्या हो गया घरेलू उद्योग का विकास तीव्र हो गया। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर से वस्तुओं को नहीं मंगवाते थे और वह वस्तुएं हम अपने देश में बना देते थे तो हमारी वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगी। जब हमारी वस्तुएं ज़्यादा बिकने लगी तो हमारे जो उद्योग थे उनका विकास बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गया। पाँचवा पॉइंट है देश में आधारिक संरचना के आधार का निर्माण करने के लिए बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना, यानी कि आधारिक संरचना का अगर आपको निर्माण करना है तो बड़े पैमाने के उद्योग अच्छे होने चाहिए आपके, तभी तो आधारिक संरचना भी अच्छा होगा। क्योंकि बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए यातायात, संचार, इन सब की आवश्यकता होती है, ठीक है, सड़कों की आवश्यकता होती है, तो वो चीज़ें तभी प्रोवाइड होंगी जब ये बड़े पैमाने के उद्योग लगेंगे। तो इससे हमारे आधारिक संरचना बन जाती है। छठा पॉइंट है रोजगार के साम्य के उद्देश्यों
को प्राप्त करने हेतु छोटे पैमाने के उद्योग का विकास किया जाना। अब रोजगार को संतुलन में लाने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना आवश्यक था। ठीक है, अब इसके अच्छे प्रभाव देखते हैं। तो अच्छे प्रभाव में क्या रहा है? अच्छे प्रभाव, औद्योगिकरण की इस रणनीति ने निम्नलिखित अच्छे प्रभाव प्रदान किए हैं। पहला है, कह रहा है कि आर्थिक विकास को बड़ा धक्का लगा, यानी कि आर्थिक विकास यानी हमारी आर्थिक विकास बहुत तेज़ी से बढ़ी और आर्थिक विकास को बड़ा धक्का प्राप्त हुआ। सन 1950 से 1990 की अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6% प्रतिवर्ष की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, यानी कि हर बार 6% की वृद्धि हुई। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा है औद्योगिक क्षेत्र के सुस्पष्ट विविधीकरण देखे गए और इस समय के सूर्य उदय उद्योग ने घरेलू अर्थव्यवस्था में अपना अभ्युदय दिखाया था। यानी कि कह रहा है जो औद्योगिक क्षेत्र का सुस्पष्ट विविधीकरण देखा गया, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र को काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखा गया और औद्योगिकरण का सूर्योदय हो गया। सूर्योदय का मतलब हो गया कि औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से अपनी रफ्तार यानी चरम सीमा पे था। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम उद्योगों को स्थापित किया गया और लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया गया। इससे क्या होगा, हमारी आर्थिक समृद्धि और सुधरने लग गई। तीसरा पॉइंट है बड़े पैमाने के उद्योगों के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था को आधारिक संरचना सुदृढ़ प्राप्त हो, यानी कि काफ़ी अच्छी आधारिक संरचना प्राप्त होगी बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित होने की वजह से। और भारतीय अर्थव्यवस्था ने दिखाया कि वह बड़े पैमाने के औद्योगिकरण के प्रभाव को सहन करने में सक्षम है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने यह भी दिखा दिया लोगों को कि बड़े पैमाने के उद्योग हमारे यहाँ स्थापित हो सकते हैं और उसके रखरखाव के लिए हम सक्षम हैं। चौथा पॉइंट है सामाजिक न्याय के साथ विकास के उद्देश्य की प्राप्ति में छोटे पैमाने के उद्योग के विकास का ठोस योगदान रहा। अब देखो समाज न्याय के लिए क्या होता है, सामाजिक न्याय का मतलब यहाँ पे सभी लोगों को जब रोजगार प्राप्त होगा तो सभी लोगों के पास इनकम होगी तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी मतभेद नहीं रहेगा, यानी कि सबको समानता प्राप्त हो जाएगी। और छोटे पैमाने के उद्योग ने इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा योगदान अपना दिया था कि सभी लोगों को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए, यानी कि सभी व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करवाने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। संक्षेप में यहाँ पे कुछ बात करें, संक्षेप वाले हम बात पढ़ें। संक्षेप में कह रहे हैं कि विकास के प्रतिरूप से स्पष्ट हो गया है कि अर्थव्यवस्था समाज के समाजवादी ढांचे की ओर अग्रसर हो रही है, यानी कि समाज अपने आप को एक रूप दे रहा है, एक ढांचा दे रहा है। तथा आगे कह रहा है कि पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि तथा और विकास के प्रमुख प्रचलों के रूप में उभरने लगे, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं जो थे इनसे हमें लाभ प्राप्त होने लगा, विकास होने लगा। कह रहे देखो विकास, रोजगार, आधुनिकीकरण, साम्य तथा आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी इसकी वजह से। बुरे प्रभाव देखते हैं। तो बुरे प्रभाव में कह रहा है कि औद्योगिकरण की इस रणनीति के कई बुरे प्रभाव भी थे जो अच्छे प्रभावों की भांति प्रमुख थे और ये अग्रलिखित हैं। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार धीरे धीरे सामाजिक महाभार के रूप में परिवर्तित हो गया और अकुशलता, भ्रष्टाचार, रिसाव तथा चोरी इसकी मुख्यतः विशेषताओं के रूप में उभरी। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में भारी हानि होने के कारण देश के दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधनों का अकुशल प्रयोग किया गया। कह रहे हैं यहाँ पे यह अकुशल प्रयोग हुआ। कह रहे हैं कि जो बड़े पैमाने के उद्योग स्थापित किए गए थे इसकी वजह से क्या हुआ, भ्रष्टाचारी, घुसखोरी, ठीक है, चोरी, ये चीज़ें और क्या नाम है और भी काफ़ी चीज़ें सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने लग गई। दूसरा पॉइंट कह रहा है घरेलू उद्योगों के संरक्षण के फलस्वरूप घरेलू उद्योग के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, यानी कि घरेलू उद्योग जब लगे तो उससे क्या हुआ, घरेलू उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, किंतु यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने में विफल रही। यानी कि जो घरेलू उद्योग थे वो छोटे पैमाने के उद्योग थे तो ये घरेलू आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे व्यापार करने के लिए उपयोगी नहीं थे। प्रतियोगिता के अभाव ने घरेलू उद्यमियों को बाजार पर एकाधिकारी नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उत्तेजित किया। अब प्रतियोगिता नहीं थी तो इससे एकाधिकारी इनमें भी पाने शुरू हो गई और प्रतियोगिता तथा विविधीकरण द्वारा विकास की
सुविधाजनक ढांचे से अवहेलना की गई। तीसरा पॉइंट है आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना। सरकार का एक अकुशल नीतिगत उपकरण सिद्ध हुआ और हमारे विदेशी विनिमय के भंडार कम होने लगे। सन 1990 के अंत तक ये भंडार अपने न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए थे। और इतना ही नहीं, हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के पास अपने सोने के भंडारों को गिरवी रखना पड़ गया। यानी कि जो हमारे उद्योग थे, हमारे उद्योग इस तरीके से सरकार ने क्या किया था, आयात प्रतिस्थापन द्वारा विदेशी विनिमय की बचत करना शुरू कर दी। तो इससे क्या होगा कि ये सरकार की ना अकुशल नीतिगत उपकरण सिद्ध हुआ, जिससे भंडारण हमारे कम होने लगे और हमें हानि होने लगी। तो हमें दूसरे देशों से ऋण भी लेना पड़ गया, जिसके लिए विश्व बैंक को अपना सोना गिरवी रखना पड़ गया। समय के साथ साथ औद्योगिकरण की रणनीति के दुष्परिणाम अच्छे परिणामों को इतना धुंधला करने लगे थे कि सरकार को अपनी आर्थिक विकास की रणनीति को विवश होकर पूर्व वेचन करना पड़ा। यानी कि जो समय के साथ साथ जो उन्होंने आर्थिक औद्योगिकरण की जो रणनीति अपनाई थी, समय के साथ साथ ये इतने बेकार होने लग गए कि सरकार को दोबारा से इस पर सोचना पड़ गया, इस नीति को दोबारा सुधारना पड़ गया। और इसके अनुरूप नई आर्थिक नीति का उदय हुआ, जिसका विवरण अध्याय 6 में किया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अब जो सरकार ने जो पहले रणनीति अपनाई थी वो शुरू में तो काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे क्या होने लग गया, धीरे धीरे उसके दुष्परिणाम सामने आने लग गए, जिसने अच्छे प्रभावों को भी धुंधला कर दिया। यानी कि अच्छे प्रभाव इसके सामने बेकार पड़ गए। और इसलिए दोबारा से पुनः विचार करके एक नई आर्थिक नीति को स्थापित किया गया, जिसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।